नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों के जरिए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दुनिया भर में वन्यजीवों और पौधों के भविष्य के लिए बहुत ही अहम है। साइट्स यानी वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय। हमारे पास ये कुछ दस्तावेज है और हम कोशिश करेंगे इनसे वो जरूरी बातें निकालने की कि आखिर ये समझौता है क्या और ये काम कैसे करता है। सोचिए, ये कैसे तय होता है कि किन जानवरों या पौधों का व्यापार हो सकता है और किन का नहीं, ताकि वो बचे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इन दस्तावेजों में देखें तो साफ दिखता है कि 1960 का दशक उस वक्त जैसे चिंता बहुत बढ़ गई थी कि जानवरों और पौधों का जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उसके कारण उनकी आबादी खतरनाक रूप से कम हो रही है। बिना किसी कंट्रोल के व्यापार कई प्रजातियों के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। वो एक ऐसा दौर था जब ये एहसास मजबूत हो रहा था कि ये जो अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्रकृति का, ये ठीक नहीं है। और ये भी साफ था कि कोई एक देश वो अकेले इससे निपट नहीं सकता। हाँ, क्योंकि जानवर तो सरहदें नहीं मानते। सही बात। उनका व्यापार ग्लोबल था तो समाधान भी ग्लोबल ही चाहिए था। इसी जरूरत के चलते 1963 में IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक बैठक हुई और वहीं साइट्स का पहला विचार वो सामने आया। अच्छा, 1963 में। लेकिन फिर एक विचार से एक औपचारिक समझौते तक आने में तो वक्त लगा होगा। हाँ, काफी साल लगे। देशों के बीच में बातचीत हुई, लीगल चीजों पर सहमति बनी, फिर एक ऐसा ढांचा तैयार हुआ जो काम भी कर सके। आखिरकार 1975 में साइट्स औपचारिक रूप से लागू हुआ। साइटीज का उद्देश्य व्यापार को पूरी तरह रोकना नहीं है, बल्कि उसे सस्टेनेबल बनाना है, मतलब टिकाऊ। ये पक्का करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का, चाहे वो जिंदा हो या खाल, सींग, लकड़ी हो, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा ना बने। एक तरह से ये बैलेंस बनाने की कोशिश है प्रकृति संरक्षण और व्यापार की जरूरतों के बीच। और इसका दायरा तो बहुत बड़ा लगता है। दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 40,000 प्रजातियां इसके तहत आती हैं। पहले शायद 34,000 था, अब बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। हाल की कॉप बैठकों में ये संख्या बढ़ी है, लगभग 40,000 प्रजातियां। इन्हें अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। इनके इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, सब पर नजर रखी जाती है, उसे कंट्रोल किया जाता है। 40,000! वाकई में इससे ये भी पता चलता है कि खतरा कितना व्यापक है। अब यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। इतने सारे देश दस्तावेज बता रहे हैं, अब 184 सदस्य देश हैं और हजारों प्रजातियां। इसे मैनेज कैसे किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इसका? ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसका प्रशासन यूनेप यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत आता है। सेक्रेटेरिएट इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है पार्टियों का सम्मेलन। इसमें सारे सदस्य देश शामिल होते हैं और आमतौर पर हर 2-3 साल में इनकी मीटिंग होती है। सारे बड़े फैसले वहीं होते हैं। नियमों में बदलाव, बजट और सबसे अहम, कौन सी प्रजाति किस लिस्ट में जाएगी, यानी परिशिष्टों में बदलाव। हाँ, ये परिशिष्ट, अपेंडिसेस, मैंने पढ़ा इनके बारे में कि प्रजातियों को 3 अलग-अलग परिशिष्टों में बांटा गया है। परिशिष्ट I, अपेंडिक्स I, इसमें वो प्रजातियां हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा है। इनके नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल ट्रेड वो लगभग पूरी तरह से बैन है। अच्छा, मतलब बीच में ही सकते? हाँ, सिर्फ असाधारण हालात में, जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो भी बहुत सख्त परमिट के साथ ही ट्रेड हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बाघ, पांडा, कई तरह की वेल, समुद्री कछुए, ये सब इसमें आते हैं। फिर है परिशिष्ट 2, अपेंडिक्स 2। इसमें वो प्रजातियां हैं जो अभी विलुप्त होने की कगार पर तो नहीं हैं, लेकिन अगर उनके व्यापार को सख्ती से कंट्रोल नहीं किया गया तो वो उस कगार पर पहुंच सकती हैं। मतलब खतरा है पर अभी भी मौका है। बिल्कुल। इनके व्यापार की इजाजत है, लेकिन एक्सपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। और परमिट तभी मिलेगा जब साइंटिफिक अथॉरिटी ये कह दे कि इस ट्रेड से उस प्रजाति के अस्तित्व को खतरा नहीं है। ज्यादातर साइटीज लिस्टेड प्रजातियां इसी में हैं, जैसे अमेरिकी मगरमच्छ, कई तरह के तोते, मूंगे, कोरल्स, कैक्टस। और फिर है परिशिष्ट 3, अपेंडिक्स 3। ये थोड़ा अलग है। इसमें वो प्रजातियां होती हैं जिन्हें कम से कम एक सदस्य देश ने अपने यहाँ प्रोटेक्ट किया है और उसने दूसरे साइटीज मेंबर देशों से मदद मांगी है कि भाई इसके ट्रेड को कंट्रोल करने में हमारी मदद करो।
अच्छा, मतलब एक देश की रिक्वेस्ट पर? हाँ, जैसे अगर भारत चाहे कि उसके यहाँ पाए जाने वाले किसी खास कछुए के व्यापार पर दूसरे देश भी नजर रखें, तो वो उसे परिशिष्ट 3 में डलवा सकता है। इसके ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट परमिट या ओरिजिन सर्टिफिकेट लगता है। दस्तावेजों में भारत द्वारा शामिल कराए गए कुछ कछुओं का जिक्र है और हनी बैजर का भी, जिसे कुछ और देशों ने शामिल कराया है। तो ये खतरे के लेवल के हिसाब से एक तरह के ट्रैफिक लाइट सिस्टम जैसा हो गया, लाल, पीला और एक तरह का सावधानी सिग्नल। काफी सिस्टमैटिक लगता है। इससे देशों को प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती होगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर, जो अक्सर ऐसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के साथ आता है, क्या ये सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है? मतलब अगर कोई देश नियम नहीं मानता, तो क्या साइटीज खुद सजा दे सकता है? ये एक अहम नुक्ता है। हाँ, साइटीज सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जब कोई देश इसे साइन और रेटिफाई करता है, तो वो कानूनी तौर पर इसके नियमों को लागू करने के लिए फॉरप्रिक्टेबल हो जाता है, मतलब बाध्य हो जाता है। लेकिन लेकिन साइटीज के पास अपनी कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स या कोर्ट नहीं है जो सीधे देशों को सजा दे। ये राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। असल पावर और जिम्मेदारी वो नेशनल लेवल पर है। साइटीज एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देता है जिसका सम्मान करना हर मेंबर देश का काम है, पर इसे जमीन पर उतारने के लिए हर सदस्य देश को अपने नेशनल लॉ बनाने पड़ते हैं और उन्हें लागू करना पड़ता है। यही असली चुनौती है। अच्छा, हर देश को एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी होती है जो परमिट वगैरह देखती है, और एक साइंटिफिक अथॉरिटी जो ये सलाह देती है कि ट्रेड सस्टेनेबल है या नहीं। तो मतलब साइटीज गाइडलाइन देता है और फिर ये देशों पर है कि वो उसे कितनी गंभीरता से और कितने असरदार तरीके से लागू करते हैं। जिम्मेदारी मुख्य रूप से नेशनली हुई। हाँ, काफी हद तक बात यही है।